Okay, so good morning all. So in the previous class, we have discussed already about first normal form, second normal form, and third normal form. Okay, and today we will discuss the BCNF, which is similar to third normal form. BCNF means Boyce-Codd normal form. और ये आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म के साथ इसका सिमिलरिटीज क्या है, क्या डिफरेंशिएशन है, वो सब चीज आज हम चेक करेंगे। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि क्लासेस वगैरह आप लोग रोज अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और वो देखा भी जा रहा है। इसीलिए मैं हर रोज आपके पास अटेंडेंस भी पूछती हूँ कि हर एक दिन के क्लास में कौन कौन क्लास को ज्वाइन किया, ठीक है ना। तो अटेंडेंस मस्ट, आप कोशिश करना कि अबव 70 to 75% अटेंडेंस आपके पास रहे। ओके, तो हर एक क्लास को अटेंड करने की कोशिश करना। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड एनएफ में हमने क्या देखा था कि जो रिलेशनल टेबल है वो तो आपको 2NF में होना चाहिए, और वहाँ पे डिपेंडेंसी जो होगा वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इंडिकेट कर सकता है, और प्राइम एट्रीब्यूट को इंडिकेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इंडिकेट करे, इम्प्लाई करे, तो वो आपके ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बन जाता है, ठीक है, जो कि थर्ड एनएफ में हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर द डिपेंडेंसी पर्पस you have to check in third NF कि एचेस must be कैंडिडेट की और सुपर की। ओके, एक कंडीशन हो सकता है, और आइदर और एक कंडीशन हो सकता है आपके पास कि RHS अगर प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि वो जो रिलेशनल डेटाबेस है वो 3NF में है, ठीक है ना। और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी हमने किया था। अच्छा, BCNF क्या बोलता है? BCNF में थोड़ा डिफरेंस है 3NF के साथ। BCNF तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल आपके 3NF में होना चाहिए, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड का डिपेंडेंसी का जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमेशा कैंडिडेट की होना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज हम 3NF में भी देख रहे थे क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कैंडिडेट की और सुपर की होना चाहिए, और आप चेक कर सकते हो कि राइट हैंड साइड आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो। इन दोनों में से एक भी केस अगर सेटिस्फाइड होता है तब 3NF आप बोल सकते हो। लेकिन BCNF में क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की ही सिर्फ हो तो आपको और कुछ चेक नहीं करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड अगर कैंडिडेट की हो तब वो BCNF को सेटिस्फाई करता है, ओके। सो डिकम्पोजिंग रिलेशन में हम BCNF अगर यूज करते हैं तो इन दैट केस क्या होता है कि बहुत सारा डिपेंडेंसी का इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन अगर सिर्फ कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड करके ही हम टेबल बना ले और बाकी के रिलेशनशिप ना देखे, तो उस केस में क्या होता है कि डिपेंडेंसी में डिकम्पोजिशन में कुछ आप देखोगे कि कुछ इंफॉर्मेशन का लैक हो रहा है, मतलब वहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन हम जनरेट नहीं कर पा रहे। तो बेटर इज द 3NF। इन दैट केस यू कैन से दैट BCNF से बेटर आपका 3NF है, ओके। तो मेनली क्या
BCNF सेटिस्फाई करता है कि अगर एक रिलेशन आर इज इन अ BCNF इफ द एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की, ठीक है, तभी हम उसको BCNF बोलेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे उसका रूल्स वगैरह दिया गया है। तो डिकम्पोजिशन कैसे होता है, एक एग्जाम्पल, 1 मिनट, नहीं है, 1 मिनट में एग्जाम्पल एक लोगों को बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे BCNF एक टेबल गिवन है जहाँ पे स्टूडेंट का, ऐसे अगर ये स्टूडेंट का टेबल है तो यहाँ पे दिया गया है आपका रोल नंबर, नेम, वोटर आईडी एंड एज। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर, वोटर आईडी एंड एज दिया गया, ठीक है। तो आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन है और इन दैट केस आप क्या कर रहे हो, पहले चेक करना है कि कैंडिडेट की क्या है, ठीक है। तो कैंडिडेट की कौन सा होगा, आपका रोल नंबर होगा, क्योंकि ये यूनिक इंफॉर्मेशन को चेक कर, इंफॉर्मेशन, तो ये टेबल देख के आप ये बता सकते हो कैंडिडेट की आपका रोल नंबर और आपका वोटर आईडी होगा, मतलब दोनों ही होगा, रोल नंबर अलग होगा, वोटर आईडी भी सबका यूनिक ही होगा, ठीक है। कैंडिडेट की आपको पता है। डिपेंडेंसी, देखो कैंडिडेट की हमने यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी यहाँ पे दिया गया है कि रोल नंबर जो डिपेंडेंट है आपके नेम, मतलब रोल नंबर इम्प्लाइज नेम, रोल नंबर इम्प्लाइज वोटर आईडी, मतलब अगर आप एक वोटर आईडी चेक करते हो सिर्फ डिपेंडेंट है वो देख रहे हो, रोल वोटर आईडी में एक चाहिए तो एक डिपेंडेंसी चेक कर रहा है। सपोज वोटर आईडी रोल नंबर, कौन से रोल नंबर का वोटर आईडी है, मतलब ऐसा रिलेशन आपको प्रोवाइडेड है, डिपेंडेंसी आपको प्रोवाइडेड है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखे हैं कि जो कोई भी आपको रिलेशनल वहाँ पे गिवन है, रिलेशन वहाँ पे गिवन, तो वहाँ पे आपको डिपेंडेंसी भी गिवन है, डिपेंडेंसी भी गिवन है, तो उस हिसाब से आपको चेक कि आइदर द डिपेंडेंसी वैलिड और नॉट, ओके। यहाँ पे डिपेंडेंसी गिवन है, आप कैंडिडेट कर रहे हो, डिपेंडेंसी गिवन है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है क्या कि BCNF कब बोलेंगे हम कि टेबल शुड बी इन 3NF, तो ठीक है, और LHS of the each functional dependency should be a candidate key, ठीक है। तो ये हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का LHS में इस पार्ट को हम देखेंगे कि अदर दैट इज कैंडिडेट की और नॉट, ओके। तो रोल नंबर, नेम, रोल नंबर कैंडिडेट की है, हाँ रोल नंबर कैंडिडेट की है, ठीक है। तो सिर्फ यही कंडीशन चेक करने से हम बोल सकते हैं कि हाँ दिस इंफॉर्मेशन इज बेस्ड इज वैलिड फॉर BCNF, ठीक है। फिर अगर हम ये देखें कि रोल नंबर इम्प्लाइज वोटर आईडी, तो रोल नंबर क्या कैंडिडेट की है, हाँ की है, और ये वोटर आईडी को इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। स्वीटी कुमारी पटेल, आप अपना माइक को म्यूट कर दो प्लीज। अच्छा, तो तो करें कि रोल नंबर वोटर आईडी, तो ये जो है रोल नंबर आपका कैंडिडेट की है, ओके। अच्छा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। वोटर आईडी इम्प्लाइज एज, वोटर आईडी भी आपका कैंडिडेट की है, तो ये भी सही है, और वोटर आईडी इम्प्लाइज रोल, वोटर आईडी कैंडिडेट की, तो ये भी सही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टेबल है ये BCNF में लाई करता है, ठीक है। दिस टेबल इज इन BCNF,
अच्छा, तो हमने अभी तक चारों चीजें पढ़ लिया, ठीक है। फर्स्ट एनएफ, 2 एनएफ, मतलब 1 एनएफ, 2 एनएफ, 3 एनएफ एंड बीसीएनएफ। ओके, तो बीसीएनएफ होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पहले 3 एनएफ होना चाहिए, ठीक है। 3 एनएफ होने के लिए पहले आपको 2 एनएफ होना चाहिए, और 2 एनएफ होने के लिए आपको 1 एनएफ भी होना चाहिए उस टेबल रिलेशनल डेटाबेस को। तो इसको अगर हम कहे कि either if the table is in 2 NF, can you say that the table must be in 3 NF? मतलब हमने क्या पढ़ा कि अगर 3 NF में जनरेट करना है कोई भी टेबल को, तो वो 2 NF होना चाहिए। और जैसे 2 NF में अगर कोई टेबल है या नहीं चेक करना है, तो उसको पहले 1 NF होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बोले कि 2 NF में टेबल है, तो क्या वो 3 NF में इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब 3 NF में हम बोल सकते हैं कि हाँ वो 3 NF भी है? उस केस में हम नहीं बोल सकते, क्यों? आइदर और कंडीशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 NF जो है, 2 NF आइदर पार्शियल डिपेंडेंसी भी शो करेगा और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी शो करेगा ना। तो 3 NF होने के लिए उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। इन दैट केस आप अगर चेक करो कि 2 NF है, उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या है कि हमने ये देखा चारों जितने भी टाइप्स है नॉर्मलाइजेशन का, तो वहां पे डिफरेंस आपको समझना है। और भी आता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, वो भी बोलेंगे। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है, वो बहुत सारा इम्पोर्टेंट वहाँ पे कंसेप्ट है, वो भी आपको समझ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि हाँ, तो डिफरेंस अगर हम चेक करना चाहे, तो उस केस में क्या होगा कि 1 NF, फर्स्ट 1 NF में जाओ। 1 NF में क्या था कि आपका देयर शुड बी नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। देयर शुड बी नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट and you can say that only single attribute, only single value will be checked in 1 NF। मतलब अगर जैसे कि कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर दिया गया है और वो सपोज C++, जावा सभी कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या करना है, उस टेबल को हमें सेपरेट टेबल में कन्वर्ट करना है कि मल्टी वैल्यू हम नहीं लिख सकते एक ही टेबल में। एक ही जगह हम नहीं लिख सकते कि रोल नंबर 1 कैन रीड C++, जावा, ऐसे नहीं लिख सकते, उसको अलग अलग डिफरेंट टेबल में मॉडिफाई करना है, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या देखा था कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा, ओनली फुल्ली डिपेंडेंसी वहां पे चेक किया जाएगा, ठीक है ना। पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स कि अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का एक LHS जो है वो अगर प्रॉपर सबसेट हो एक कैंडिडेट की का, और RHS जो है अगर वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को चेक कर रहा है, तो उसको पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी इम्प्लाइज सी, तो उसमें से अगर बी खुद अकेला जाके सी को इम्प्लाई करता है, तो उसको पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। बी क्या हो जाता है, ए बी का प्रॉपर सबसेट। ए बी एक कैंडिडेट की है, उसका प्रॉपर सबसेट हो जाता है बी, जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है सी को, तो वो वैलिड नहीं है। तो 2 NF में हमने ये देखा था कि देयर शुड बी नो partial dependency, only there is fully functional dependency। okay, 3 NF में क्या देखे हम कि the table should be in 2 NF, ठीक है, और वहां पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मीन्स कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई नहीं कर सकता है।
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे मैंने पिछले क्लास में ये कहा था कि जैसे x इम्प्लाइज y एंड y इम्प्लाइज z, तो ट्रांजिटिविटी क्या दिखाता है कि x इम्प्लाइज z, ठीक है। तो x अगर प्राइम एट्रीब्यूट हो और y अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो तब तो ठीक है, x इम्प्लाइज y हो सकता है, लेकिन y इम्प्लाइज z, y इम्प्लाइज z इस केस में क्या हो जाता है, y नॉन प्राइम है, z भी नॉन प्राइम है, ठीक है ना। तो एक भी कंडीशन अगर ऐसा आ जाए कि जहाँ पे एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है, तब तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गया, और वो हमें नहीं चाहिए इन 3NF, ठीक है ना। सो देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई करे, प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई करे, हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नहीं इम्प्लाई कर सकता, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर सकता है, ओके। तो दिस इज द डिफरेंस। और BCNF में हमने क्या देखा, BCNF में हमने ये देखा कि टेबल जो है वो 3NF में तो रहेगा ही, लेकिन जो चीज हम देख रहे थे कि 3NF में LHS आपको कैंडिडेट की होना है, और अगर RHS प्राइम एट्रीब्यूट हो, ठीक है, तब हम उसको 3NF बोल रहे थे। BCNF में आप देख रहे हो कि सिर्फ अगर LHS जो है इस डिपेंडेंसी का, अगर सिर्फ LHS जो है वो कैंडिडेट की और सुपर की हो जाए, तब भी हम बोल सकते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट है, सॉरी, ये जो डिपेंडेंसी है ये आपको BCNF को शो कराता है। लेकिन while decomposing the relation, it make some डिपेंडेंसीज, मतलब लूज कंडीशन, ओके, मीन्स आप बोल सकते हो कि हम लोग उसमें कुछ इंफॉर्मेशन को मतलब वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो लूज हो जाएगा, ठीक है, मतलब गुम हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपको चेक करना है कि कोई भी एट्रीब्यूट अगर वहां पे लॉस हो जाए, तो तब तो हम मेरा क्या फायदा है कि डिकम्पोज करने का उसको BCNF में, ठीक है ना। तो इन दैट केस 3NF इज द बेटर देन द BCNF, ओके। अच्छा, हम डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है? हाँ, डिकम्पोजिशन का हेलो, मीनिंग। डिकम्पोजिशन हमने लास्ट क्लास में बहुत बार बोला है। तो जो मैम जो डिकम्पोजिशन क्या होता एक्सप्लाइन। है, जैसे अगर x इम्प्लाइज YZ होता है, तब तब हम क्या करते हैं कि x इम्प्लाइज y एंड x इम्प्लाइज z, मतलब आप कोई भी डिपेंडेंसी को अगर उसको ब्रेक कर रहे हो, उसी को ही ना डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आप ओके चेक मैम। कैसे करोगे, हम लोग जो अभी तक कर रहे हैं सब कुछ डिकम्पोजिशन के ऊपर ही है। आप जो डेटाबेस को चेक कर रहे हो कि आइदर दैट इज इन 2NF और 3NF और व्हाट, तो वो तो एक रिलेशनल डेटाबेस को हमने ब्रेक करके ही ना चेक कर रहे, तो उसी लॉजिक को डिकम्पोजिशन बोला जाता है। ये तो सिंपल है, कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप ब्रेक कर रहे हो, कैसे ब्रेक कर रहे हो, उसी को ही हम डिकम्पोजिशन बोल रहे हो, ओके। अच्छा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा कि टेबल जो है ना वो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो रहेगा ही, और सॉरी BCNF में रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या होगा कि नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अच्छा, हमने फर्स्ट NF में ये देखा था कि देयर शुड बी नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, याद आ रहा है ना, अभी मैंने डिस्कस किया फिर से कि फर्स्ट NF आपका क्या बोलता है कि द टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी का मतलब, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, जैसे कि समझ लो कि सपोज अनीता एक स्टूडेंट है और उनके पास सपोज 3 मोबाइल नंबर है और 3 LID है, ठीक है ना।
तो अनीता के पास 3 मोबाइल नंबर है, 3 ईमेल आईडी है, उसको आप डेटाबेस में कैसे स्टोर करोगे? कि आप क्या लिखोगे कि अनीता मोबाइल नंबर 1 ईमेल आईडी 1, ठीक है ना? अनीता मोबाइल नंबर 1 ईमेल आईडी 2, अनीता मोबाइल नंबर 1 ईमेल आईडी 3, ठीक है? नेक्स्ट आप क्या करोगे? अनीता मोबाइल नंबर 2 ईमेल आईडी 1। मतलब अगर ऐसे देखोगे कि तीनों मोबाइल नंबर के लिए तीनों मेल आईडी का आपका इंफॉर्मेशन अलग अलग सेटअप करना है। अगर एक ही टेबल में उस डेटाबेस में एक ही डेटाबेस में आप अगर उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहो तो इन दैट केस आपको ये करना होगा ना कि M1 जैसे मोबाइल नंबर 1 और आईडी 1, ठीक है? मोबाइल नंबर 1 ईमेल आईडी 2, मोबाइल नंबर 1 ईमेल आईडी 3, देन आप करोगे क्या? मोबाइल नंबर 2 ईमेल आईडी 1, ऐसे करके आपके पास 9 रोज बनेगा, ठीक है ना? 3 मोबाइल नंबर और 3 मेल आईडी के लिए 9 रोज बनेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर रहा है टेबल के अंदर, ठीक है? तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि आप इसको ऐसे समराइज कर वहां पे टेबल में BCNF होगा ही, मतलब डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड आपका कैंडिडेट की रहेगा, ठीक है? और देयर शुड बी नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मीन्स आप ऐसे कर सकते हो कि अनीता अनीता एक आप फोन नंबर के लिए टेबल बना सकते हो, अनीता एंड फोन नंबर। नेक्स्ट वाला आप ऐसे बना सकते हो, अनीता एंड ईमेल आईडी, ठीक है? सो इन दैट केस देयर शुड बी नो रिडंडेंसी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं हो रहा। So fourth normal form is basically a relation is in relation. You can say that a relation is in fourth normal form if it is in a BCNA and that has not it has no multi-value dependency. Okay. अच्छा, फिफ्थ एनएफ क्या बोलते हैं? फिफ्थ एनएफ जो है कि टेबल आपका 4NF में होगा, टेबल आपका 4NF में होगा, मतलब वहां पे कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होगा, और वहां पे क्या होगा? लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब लॉसलेस डिकम्पोजिशन एक इसका कंसेप्ट थोड़ा समझना है। लॉसलेस डिकम्पोजिशन जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि BCNF का हम यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ डेटा लॉस हो जाता है डिपेंडेंसी के टाइम पे, ठीक है? सॉरी, डिकम्पोजिशन के टाइम पे। तो इन दैट केस हमने 3NF को बेटर परफॉर्मेंस के लिए चूज किया। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन कब होता है? सपोज आपने एक टेबल को ब्रेक कर दिया, और उस केस में आप देख रहे हो, सपोज टेबल को हम क्या करते हैं कि रो वाइज, सॉरी, कॉलम वाइज ब्रेक करते हैं, रो वाइज नहीं ब्रेक करते, ठीक है ना? जैसे एक डेटाबेस टेबल है, उसको हमने कॉलम वाइज ब्रेक किया, ठीक है? तो उसको दोनों टेबल में ब्रेक किया। वही हम करते हैं ना कि अगर रोल नंबर, नेम, वोटर आईडी, एज ऐसे दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं? रोल नंबर और नेम का एक बना लिए, रोल नंबर एंड वोटर आईडी का एक बना लिए, ऐसे ही करते हैं ना। तो टेबल को हमने कॉलम वाइज डिवाइड किया, ठीक है? और डिवाइड करके उसका अलग से उसका डिपेंडेंसी को चेक किया, फिर उसको मार्ज किया, ठीक है? जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है उस दोनों टेबल में से, वही मेरा कैंडिडेट की होगा ना, ठीक है? लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा टपल्स वहां पे यूज कर रहे हैं हम लोग, तो जब हम उसको मार्ज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं वहां पे कुछ लॉसी डिकम्पोजिशन हो रहा है। मतलब कुछ कुछ केस में हम देख रहे हैं कि डेटाबेस में से कुछ डेटा वहां पे क्या बोल रहे हैं, गायब हो जा रहा है, उसको हम चेकआउट नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो फिफ्थ एनएफ क्या करता है? उस लॉसी को मतलब क्या बोल रहे, उसको अच्छे से मिनिमाइज कर देता है, मतलब ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन को शो करवाता है, ठीक है? मतलब लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या बोलता है? व्हेन वी डिकम्पोज ए रिलेशन इनटू ए नंबर ऑफ
a smaller relation, then we decide whether the decomposition will be losses or not. ठीक है, कि रिलेशन है उसको हमने कॉलम वाइज डिवाइड किया, फिर उसका डिकम्पोजिशन किया, फिर उसको मार्ज कर लिया। मार्ज करने के टाइम पे हम मेरे पास अब जो डेटाबेस है उसमें से सपोज कुछ डेटा मिसिंग हो सकता है, ठीक है, तो वो हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म से चेकआउट करता है कि जो भी एक्स्ट्रा टपल्स है वो वहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। और एक्स्ट्रा टपल्स मीन्स क्या, कि जो कि लॉसी डिकम्पोजिशन शो कर रहा है, जो वो तो मुझे नहीं चाहिए ना। मैं कैंडिडेट की के थ्रू ही मेरा जो शुरुआत का जो टेबल था उसी को ही हम चेक करेंगे, ठीक है ना। जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो कैंडिडेट की ही होगा और उसी से ही हम टेबल को मर्ज अप करेंगे। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन हमें करना है कोई भी डेटाबेस का, तो वो हम करेंगे यूजिंग फिफ्थ एनएफ। ओके, सो इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, वो भी हम चेक करेंगे, मतलब वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, तो 3NF का एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि रिलेशनल डेटाबेस दिया गया है ABCDE। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि दिस टेबल इज इन 3NF और नॉट विदाउट यूजिंग 2NF। अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि आपको रिलेशनल डेटाबेस को सेटअप करना है कि वो 3NF में है या नहीं, लेकिन यहाँ पे आप 2NF का लॉजिक नहीं यूज कर सकते हो, अगर ऐसा आ जाए। वैसे तो बेसिक केस में यही होता है कि 3NF मस्ट बी इन 2NF एंड देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम ये जो टेबल है देखेंगे 3NF में है या नहीं, नहीं है तो उसको कैसे 3NF में लाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी जो चेक कर रहा है रिलेशनल डेटाबेस ABCDE, डिपेंडेंसी दिया गया है A implies B, B implies E, C implies D। उसी को ही मैंने यहाँ पे रो से मतलब डायरेक्शन से यहाँ पे मतलब शो किया है। यहाँ तक समझ में आया है। अब देखो, अगर सपोज आपके पास बोल दिया गया कि कैंडिडेट की AC है, AC आपका कैंडिडेट की है, नहीं भी है तो आप क्या करोगे कि आप डिपेंडेंसी चेक करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में A है, C है, और A एंड C से हम बाकी सारे इम्प्लीमेंटेशन को कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर AC को कैंडिडेट की ले ले तो AC का क्लोजर निकालेंगे तो A इम्प्लाइज B, AB आ जाएगा, ठीक है। B इम्प्लाइज E, तो E भी आ जाएगा। ओके, और क्या हो रहा था, B इम्प्लाइज E, और आपके पास क्या था कि AB, अच्छा, फिर B इम्प्लाइज E, अच्छा C इम्प्लाइज D, ठीक है। तो C ले रहे हैं ना, तो C के लिए क्या हो जाएगा, C इम्प्लाइज D, ठीक है। तो AC का अगर क्लोजर लेते हैं तो ABCDE आपके आ जाता है पूरा वैल्यूज। तो AC को हमने क्या किया, कैंडिडेट की शो किया। ओके, अच्छा, कैंडिडेट की मुझे मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंडिडेट की चेक करना है, कौन सा है कैंडिडेट की, आपको वो देखना है। कैंडिडेट की मिल गया। अब डिपेंडेंसी चेक करेंगे। डिपेंडेंसी इन 3NF क्या था, 3NF क्या था कि द LHS शुड बी आइदर सुपर की और कैंडिडेट की, ठीक है, और RHS शुड बी द प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही हो जाता है तो वो डिपेंडेंसी आप बोल सकते हो कि 3NF में है। और जितने भी डिपेंडेंसीज है उसमें से एक भी डिपेंडेंसी अगर वो उस कंडीशन को ना शो करे तो हम बोल देंगे कि ये टेबल 3NF में नहीं है, ठीक है। ये हर एक केस में होगा, 2NF में भी होगा, BCNF में भी होगा। एक भी कंडीशन अगर इम्प्लाई नहीं करता है, रॉन्ग हो जाता है, तो वो टेबल उस डेटाबेस में मतलब वो जो डेटाबेस है वो उस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो A इम्प्लाइज B, आप क्या देख रहे हो,
ए को होना चाहिए था कैंडिडेट की, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की होना चाहिए था, और राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए था। ठीक है, फॉर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ 3NF। लेकिन हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो ये कैंडिडेट की है ही नहीं, ये एक प्रॉपर सबसेट आप बोल सकते हैं कैंडिडेट की का। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बी राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं, क्या बी एक प्रॉपर क्या बी एक प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट तो ए एंड सी ही होगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ही गलत हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये टेबल 3NF में नहीं है। एक भी कंडीशन अगर फर्स्ट में ही आप चेक करो कि गलत है तो ये 3NF में नहीं है। ठीक है, तो इसको 3NF में कैसे कन्वर्ट करें? ओके, तो ये जो डेटाबेस था, हमने क्या किया कि रिलेशनल डेटाबेस को डिफरेंट डेटाबेस में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन उसके जो रिलेशन है उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट अगर जो फर्स्ट रिलेशन में हमने देख क्या किया कि ए बी एंड ई, ए इम्प्लाइज बी कर रहा था और बी इम्प्लाइज ई। तो इसका हमने क्या किया कि इसका क्लोजर वैल्यू आप बोल सकते हो कि फर्स्ट रिलेशन में हमने क्या देखा, ए बी के रिलेशन, और अगर उसमें से कोई भी टपल किसी और के साथ रिलेटेड है तो वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे फिर से, ए इम्प्लाइज बी, ए तो गलत हो गया था, क्या बी इम्प्लाइज ई ये सही है फॉर satisfying the case of 3NA? ये भी देखो आप कि B implies E, B कैंडिडेट की तो नहीं है, गलत हो गया। E भी आपका कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट की AC होना चाहिए और प्राइम एट्रीब्यूट A एंड C होना चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ब्रेक करके दोनों और एक रिलेशन बना लिए, A implies B एंड B implies E। तो यहाँ पे और कोई भी रिडंडेंसी नहीं है, सिर्फ R11 जो टेबल है वो A इम्प्लाइज B कर रहा है, और सिर्फ R12 जो है वो B इम्प्लाइज E कर रहा है। तो दोनों केस में एक ही आपका एक एक करके ही आपका प्राइम एट्रीब्यूट और कैंडिडेट की को शो कर रहा है। तो इस केस में मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी रिलेशन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला भी कंडीशन चेक हो गया, नेक्स्ट वाला भी कंडीशन चेक हो गया, रह जाता है आपके पास C इम्प्लाइज D। ओके, तो C इम्प्लाइज D करे तो यहाँ पे देखो आप R2 में हम वो ब्रेक कर सकते हैं, R1 कर लिए, R2 में C इम्प्लाइज D कर रहे, यहाँ पे भी ये क्या होगा कि ये तो प्राइम कैंडिडेट की नहीं है, ये कैंडिडेट का प्रॉपर सबसेट है, और ये राइट हैंड साइड में डी भी आपका कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये कंडीशन तो पहले से ही गलत था। तो हमने क्या किया, दोनों रिलेशनल डेटाबेस में उसको ब्रेक किया। और एक होता है आपके कैंडिडेट की के लिए, तो उसको हम थर्ड एक रिलेशन टेबल में लिखा है जहाँ पे कैंडिडेट की क्या हो जाएगा कि AC। तो ऐसे हम